बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। द मोस्ट वांटेड टॉपिक एंड द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पायरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस कवर कर लिया है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने सन की एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज बनाया, जबकि रिस्पायरेशन में हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके यहाँ से एटीपी बनाएंगे। तो बच्चों, यहाँ मैं लिख लेती हूँ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हम आमतौर पर लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट यानी जिस चीज को हम तोड़ते हैं और वहां से एटीपी बनाते हैं उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट हमेशा ग्लूकोज ही हो। अगर ग्लूकोज बॉडी में नहीं है तो फेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके एटीपी बना सकते हैं। अगर फेट्स भी खत्म हो जाए तो फिर प्रोटीन को हम यूज करके एटीपी बना सकते हैं। जैसे कि सपोज एक बच्चा है, वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है राजी नहीं है, तो ये बच्चा जो है घर में खाना पीना छोड़ देता है। जब खाना पीना छोड़ देता है, उसकी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो बॉडी जो है उसने जो फेट्स चढ़ाया है, बॉडी पे चर्बी चढ़ाई है, तो बॉडी इन्हीं फेट्स को ही एज अ सबस्ट्रेट यूज करके इसको तोड़ के एटीपी बनाएगा। अब अगर मामला जो है थोड़ा और तवील हो गया है, तो फेट्स भी खत्म हो गया है बॉडी में, अब बॉडी जो है प्रोटीन्स को यूज करके एज अ सबस्ट्रेट इनको तोड़ के यहाँ से एटीपी बनाएगा। अगर प्रोटीन भी खत्म हो जाए तो ये बंदा भी मर जाएगा। तो बच्चों, ये कोई जरूरी बात नहीं है कि सबस्ट्रेट हम ग्लूकोज को लें, लेकिन आम जनरल में हम जब बात करते हैं तो हम हमेशा सबस्ट्रेट जो है ग्लूकोज को ही लेते हैं, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और यहाँ से हम एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें, फोटोसिंथेसिस में हम CO2 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल को मिला के विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल में क्या बनाते हैं, C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इज अ बाय प्रोडक्ट गैस बनता है, जबकि रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट गैस बनता है। तो बच्चों, रिस्पायरेशन में हमने ग्लूकोज को तोड़ा, यहाँ से एटीपी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया, यहाँ से ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन गैस इज अ बाय प्रोडक्ट बना। रिस्पायरेशन जो है ये दो तरह का होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जहाँ पे जिन ऑर्गेनिजम्स को इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, उन्हें हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये ग्लूकोज जो है ये सैंपल यहाँ पे टूट जाता है एटीपी में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? आप लोग के बुक्स में एज़ोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया दिया हुआ है, जहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अगर हम देखें जितनी भी हायर प्लांट्स हैं उन सब में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ह्यूमंस में भी एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम, नंबर 2 बेसिलस, रोडोस्पाइरलम यानी क्लोस्ट्रिडियम, बेसिलस, रोडोस्पाइरलम में एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जबकि यीस्ट में जो है फैकल्टेटिव रिस्पायरेशन होती है, यानी कभी कभार अगर ऑक्सीजन जो है इसको अवेलेबल है तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करता है।
इसके अलावा बच्चों रिस्पायरेशन जो है ये डे और नाइट यानी कंटिन्यूअस होता है, डे और नाइट को ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जबकि फोटोसिंथेसिस दिन के वक्त होता है, ओनली डे। तो बच्चों रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कई स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हथौड़ा लिया और ग्लूकोज को दे मारा और ग्लूकोज से हमने एटीपी बनाया। ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे स्टेप वाइज, यानी थोड़ा थोड़ा करके हम ग्लूकोज को धुआं धुआं करेंगे और यहाँ से हम एटीपी बनाएंगे। तो रिस्पायरेशन में कितने स्टेप्स हैं, यानी रिस्पायरेशन का प्रोसेस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो है ये है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड स्टेप इज लिंकर स्टेप, थर्ड वन इज क्रेब्स साइकिल, फोर्थ वन इज ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये चारों चक्कियां हैं। जिस तरह हम आटा पीसते हैं तो ये चक्कियां हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूकोज डाल के हम इसको पीसेंगे, यहाँ पे ऐसे इसको पीसेंगे और ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन की बांड को एक एक करके तोड़ेंगे। जब बांड ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से एटीपी रिलीज होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस एक्सर्गोनिक होता है, एक्सर्गोनिक, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एंडरगोनिक होता है, यानी फोटोसिंथेसिस में एनर्जी जो है यूज होती है, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो रिस्पायरेशन एक्सर्गोनिक है और फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक है। इसके अलावा रिस्पायरेशन में हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। जब किसी चीज को तोड़ा जाता है तो ये कैटाबॉलिज्म है। लेकिन आगे हम कुछ लेक्चर्स में देखेंगे कि रिस्पायरेशन में कुछ चीजें टूटती हैं तो कुछ चीजें बनती भी हैं। तो रिस्पायरेशन एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। जब चीजें बनती हैं तो उसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक है, जबकि रिस्पायरेशन एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। तो बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या प्लांट्स जो है ये ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स जो है ये ब्रीथ करते हैं। तो इसका आंसर है यस, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। लेकिन हम और प्लांट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, लंग्स होती हैं, और फिशेस में गिल्स होती हैं, और इंसेक्ट्स में अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए, जबकि प्लांट्स में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि हम ब्रीदिंग के जरिए ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीदिंग के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये ब्रीदिंग है। फिर हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। फिर ब्लड में ऑक्सीजन जाके हर एक सेल को जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आके ब्लड में आके फिर थ्रू एक्सहेलेशन हम इसको आउट करते हैं। तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन है, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन प्लांट्स और हम में सेम है। तो बच्चों ये एक लीफ है, लीफ के अंदर मैंने बनाया है सेल। अब इसी सेल के अंदर मैं बना लेती हूं क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होते हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेना पे जब सनलाइट पड़ती है, यहां से सनलाइट पड़ती है तो थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे कुछ पिगमेंट्स लगे होते हैं, जहां पे NADPH बनता है और यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस से ऑक्सीजन बनता है और साथ में ATP भी बनता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में लाइट रेडिएशन से ये 3 चीजें बनती हैं, NADPH, ATP और ऑक्सीजन। और आगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 राइबोलोज बेस फॉस्फेट के साथ मिलके क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज C6H12O6।
तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं NADPH और ATP, ये यहाँ आके डार्क रिएक्शन जिसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, यहाँ आके यूज हो जाते हैं और ग्लूकोज बनता है। तो बच्चों, प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉफ हैं, इसने खुद बनाया ग्लूकोज। हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को यानी प्लांट्स को काके या एनिमल्स को काके वहां से ग्लूकोज लेते हैं, फिर ग्लूकोज जो है डाइजेस्ट होके ब्लड में जाता है और ब्लड में हर एक सेल के पास जाके फिर वहां पे रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है। तो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट ने खुद ग्लूकोज बनाया सन की एनर्जी को यूज करके। अब ये ग्लूकोज जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आया C6H12O6। ये C6H12O6 ये आगे पायरुविक एसिड में टूट जाता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 कार्बन के, और यहाँ पे 2 ATP बन जाता है और साथ में NADH2 भी बन जाता है। तो बच्चों, इस स्टेप को जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, जहां पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड में, इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, यानी ये फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप कहां में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक एसिड यहां से एक और ऑर्गेनेली में जाएगा। ये सेल के अंदर एक दूसरी ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब ये पायरुविक एसिड यहां से जाके इस माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को जिसमें पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आया, यानी अंदर जो ल्यूमेन है यहाँ पे आया, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, लिंकर स्टेप। क्या बोलते हैं, लिंकर स्टेप। लिंकर स्टेप में पायरुविक एसिड एसिटाइल को ए बना लेता है। पायरुविक एसिड एसिटाइल को ए बना लेता है, एसिटाइल को ए बना लेता है। ये आगे जाके एसिटाइल को ए मैट्रिक्स में एक और साइकिल में घूमेगा, जिसे हम क्रेब्स साइकिल बोलेंगे। क्रेब्स साइकिल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज होगा, यानी कुछ ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहां से ATP बनेगा। ATP के अलावा यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में, यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्रेब्स साइकिल में NADH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। अब ये NADH2 और FADH2 क्या है, ये इसमें NADH2 में 3 ATP होते हैं, जबकि FADH2 में 2 ATP होते हैं। तो अब ये NADH2 और FADH2 आगे जाके जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लगे होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस लगे होते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के चक्की में, की जंजीर में ये घूम के NADH2 और FADH2 यहाँ घूम के ATP बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं। तो बच्चों, जब कोई सबस्ट्रेट टूटता है और वहां से डायरेक्ट ATP बनता है, तो इसको हम सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी या ATP बोलते हैं। जबकि कोई सबस्ट्रेट जो है टूट के NADH2 बना लेता है या FADH2 बना लेता है, फिर ये NADH2 या FADH2 आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घूमते हैं और यहाँ से जब ATP बनता है NADH2 से और FADH2 से, इसको हम ऑक्सीडेटो फास्फोराइलेशन बोलते हैं। जबकि डायरेक्ट जो ATP बनता है इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। तो बच्चों, हायर प्लांट्स में यानी जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के साथ, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट के
38 ATPs बनाता है। अब ऑक्सीजन जो है हम बोलते हैं कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। तो ऑक्सीजन अब कहाँ पे यूज होता है? तो बच्चों ऑक्सीजन जो है यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, यानी जो हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पे आके ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। तो रिस्पायरेशन में वाटर भी बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ATP प्लस वाटर। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और सांस लेते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उस शीशे को थोड़ा सा धुंधला कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि रिस्पायरेशन में जो है वाटर भी रिलीज होता है। तो बच्चों ये तो है एरोबिक रिस्पायरेशन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर एनएरोबिक रिस्पायरेशन है तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जस्ट ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट के 2 ATP बना लेता है और NADH2 बना लेता है और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फिर ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन लैक्टिक एसिड बनाता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। यानी फर्मेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक बनाता है, एक में बनता है लैक्टिक एसिड और एक में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। जस्ट 2 ATP एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनएरोबिक रिस्पायरेशन में बनते हैं। बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तब होता है जब सपोज कोई बंदा है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो वो तेज तेज दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जब वो तेज तेज दौड़ता है तो उनके मसल्स को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना उनको चाहिए होता है, तो उनकी मसल्स के सेल्स जो है वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड उनके मसल सेल्स में बन जाता है तो उनसे क्रैम्प्स बन जाते हैं, तो फिर वो दर्द करता है। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ में यानी दोनों फर्मेंटेशन में हमारे पास 2 ATPs रिलीज होते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं। तो बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन में हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके 38 ATPs निकालते हैं, जो कि हम यूज करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और बाकी कामों के लिए। तो बच्चों ये है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन रिस्पायरेशन का। कल के लेक्चर्स में हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल से समझेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने मेरी इस वीडियोस को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि बर वक्त आप लोग को मेरी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।